मंत्री भी इस दौरान शिरकत करते हुए नजर आएंगे। उद्योगपति भी समिट का हिस्सा होंगे। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं समिट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। आपको बता दें 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू को इस दौरान मंजूरी दे दी गई है। वहीं समिट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो कि हमने वाइब्रेंट गुजरात उसी से प्रेरणा लेके इसको किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में शुरू किया था। और उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं पूरे देश दुनिया के अंदर। अनेक स्थानों पर मैं स्वयं भी गया हूं, हमारे मंत्रीगण गए हैं, हमारे सभी अधिकारीगण गए हैं। हमने रोड शो किया, लोगों से B2G मीटिंगें करी और सबको उत्तराखंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो तैयारियां की हैं, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं 27 से अधिक, और वो इंडस्ट्री फ्रेंडली इन पॉलिसीज हैं और कुछ पॉलिसीज को हमने बदला है, संशोधन किया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, आज से उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। क्या कुछ बड़ी बातें इस दौरान रहने वाली हैं? वहीं उत्तराखंड के विकास में किस तरीके की गति देता हुआ नजर आएगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है। उत्तराखंड में यह आज से आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और 10:40 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से लेकर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट भी जारी रहेगा। और साथ ही साथ यदि बात की जाए इस प्रोग्राम में, इस समिट को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस समिट में टाटा ग्रुप, अंबानी, अडानी के साथ साथ लंदन, दुबई और कई अन्य देशों से निवेशक भी यहाँ पर आएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून के FRI में आयोजित इस समिट को सफल बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे। वही पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उत्तराखंड के मंत्री भी इस समिट को सफल बनाने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे थे। और लगभग इस समिट में लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का MOU पर साइन किया गया है। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर उद्घाटन करेंगे और वो 2 बजे तक, यह समिट 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक FRI में आयोजित की जाएगी। उस दरमियान किसी भी बाहरी लोगों को FRI में एंट्री बंद रहेगी। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसको लेकर के ट्रैफिक की व्यवस्था को भी परिवर्तित कर दिया गया है, रूट प्लान को परिवर्तन कर दिया गया और साथ ही साथ वहां से लगने वाले शासकीय और अशासकीय स्कूलों, विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से और इसमें यदि बात करें तो इसमें देश के कई नामचीन हस्ती भी पहुंचने वाले हैं, जिसमें से टाटा, अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सभी पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ रामदेव बाबा भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। इनको लेकर लगातार पूरे शहर को चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और इस प्रकार से ये ग्लोबल समिट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन ग्लोबल समिट के आने से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के अवसर मिलने से पलायन और बेरोजगारी की समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये ग्लोबल समिट अपने आप में उत्तराखंड वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में आज देखा जा सकता है। हाँ, ये तो बताएगा भविष्य ही कि इसमें कितने एमओयू जो साइन हुए थे उसमें से कितने और कब कब किस प्रकार से फैक्ट्रियां यहाँ पर लग रहे हैं। जी, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज, तमाम जानकारी के लिए। शांति से समृद्धि इस समिट की थीम रखी गई है। बुलेटिन में अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों की ओर।
देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होगा आगाज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समिट का शुभारंभ। राज्यपाल संग सीएम धामी करेंगे पीएम का स्वागत। कांग्रेस का इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर हमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पलटवार। कहा, प्रदेश का विकास नहीं चाहती कांग्रेस। रुड़की में सीईओ ने किया थाने का मुआयना। खामियां मिलने पर थानाध्यक्ष को लगाई जमकर फटकार। कमियां दूर करने की दी सख्त हिदायत। रामनगर में बाघ ने महिला को बनाया अपना निवाला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। परिजनों में मचा कोहरा। उधम सिंह नगर में एसएसपी ने किया सनसनीखेज मर्डर का खुलासा। युवक का मिला था कुछ दिन पहले शव। आरोपी पिता, बेटे और भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुड़की में समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए शुरू किए आवेदन। छात्र छात्राओं को मिली राहत। 31 दिसंबर तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। रामनगर नेशनल हाईवे पर बाघ युवक के बिल्कुल पास से गुजरा। युवक की बाल बाल बची जान। बाघ और गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में फैली दहशत। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। विकास नगर में अवैध रूप से निर्मित मकानों पर चला बुलडोजर। भूमाफियाओं में फैली दहशत। देहरादून में खेल मंत्री ने किया जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में किया शानदार प्रदर्शन। मेडल और नकद पुरस्कार से किया गया सम्मान। देहरादून में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने की शिरकत। छात्र छात्राओं ने नृत्य और गायन की दी सुंदर प्रस्तुति। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास रखा। दरअसल हरीश रावत गन्ना किसानों के साथ इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान नहीं होने पर नाराज हैं। वहीं मौन उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि किसानों के सम्मान और उनके हक के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा है। उत्तराखंड के किसानों के हालात खराब हैं। इसके बाद भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। इस दौरान हरीश रावत ने उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी तंज कसा। जो किसानों का अपमान किया है इन्होंने, 1100 रुपया जो है देवी आपदा पीड़ित किसानों को दिया है। गन्ना बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, चरी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ इकबालपुर चीनी मिल के किसानों का 100 करोड़ रुपया बाकी है। सरकार कोई जुम्बिश भी नहीं ले रही है। गन्ने की आधी पिराई हो गई है। अभी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। हमारी मांग है 425 रुपया कम से कम होना चाहिए। उधर आप किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर के उपवास कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम अडानी अंबानी की खातिर करो, लेकिन ये किसानों का दर्द भी तो सुनो। तो किसानों का दर्द सुने, इसलिए हम गांधी बाबा की शरण में आए हैं कि ये बाबा जो है भाजपा को अकल दो। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द होंगे हाजिर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोजमर्रा के कामकाज के बाद अक्सर गर्दन में दर्द या खिंचाव महसूस होता है। इसे सर्वाइकल पेन कहते हैं। ये बैठने के गलत तरीके, तनाव या गलत पोस्चर की वजह से हो सकता है। ये दर्द कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकता है। गंभीर हालात में ये परेशानी सालों तक भी देखने को मिल सकती है। सही, आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सबसे पहला काम है आपको न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी हमारे पास में उसके लिए होती है वो होती है एमआरआई। एमआरआई करके हमको काफ़ी हद तक पता पड़ जाता है कि आप फिजियोथेरेपी मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं या आपको सर्जरी की ज़रूरत है। और अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो कभी भी इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए।
क्योंकि आजकल सर्जरी के रिस्क बहुत कम हो गए हैं, स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी, न्यूरो मॉनिटरिंग, गाइडेंस सिस्टम्स यूज़ करे जाते हैं, उससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 95% के ऊपर सेफ्टी प्रोफाइल चली गई है इन सर्जरीज़ की आजकल। तो कभी भी ये सर्जरीज आपको बोली जाती हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि टाइमली आप ये सर्जरी करा लें। आप जितना लेट सर्जरी कराएंगे आपकी रिकवरी भी उतनी ही कम होगी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट और इसके सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, मेरा सुझाव रहेगा सबसे पहले अपने पास जो भी न्यूरोसर्जन है उसको जाकर तुरंत मिलिए। अगर ये दर्द एक हफ्ते से ज्यादा परेशान करता है तो मेडिकल सहायता लेने में देरी ना करें। The coolest sneakers and athleisure from Adidas, Nike, Puma, Asics and more. Only on the RGO Big Bold Sale. Collection इतना बड़ा कि श्रद्धा कपूर क्या उसका बाप भी आएगा। The RGO Big Bold Sale. Live सेक्सटॉर्शन एक तरह का साइबर क्राइम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में बीजेपी नमो ऐप के जरिए विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता को हर दिन 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ना होगा, जो विकसित भारत एम्बेसडर के नाम से पहचाने जाएंगे। सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले टॉपर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने, फोन पर संवाद करने का अवसर मिलेगा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन जिन लाभार्थियों के द्वारा लिया गया है, उनके साथ में सेल्फी खिंचवाने का और उस सेल्फी को नमो ऐप पर अपलोड करने का कार्यक्रम है। सेल्फी विद लाभार्थी, तो महिला मोर्चा को हमने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लाभार्थियों के साथ फोटो खींच के इसको अपलोड करेंगे। इसी के साथ में सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, जो नवीन मतदाता हमारे बने हैं, जो पहली बार वोट देंगे, उनका काम युवा मोर्चा को हमने सौंपा है। इसी के साथ में सेल्फी विद फार्मर, किसान के साथ में, क्योंकि किसानों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं। उन लाभार्थी किसानों के साथ में सेल्फी खिंचवा करके नमो ऐप पर अपलोड करने का काम ये किसान मोर्चे को हमने सौंपा है। ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई सहित कई मांगों को लेकर देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्टरों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ के लोग कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर के समक्ष अपनी समस्त मांगे रखी। अभी ट्रांसपोर्टर से आपकी वार्ता हुई है, क्या कुछ बात हुई है? क्योंकि हड़ताल अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नहीं, हमने उनको आश्वासन दिया है, जो उनकी जायज मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। जो 4-5 डिमांड्स हैं इनकी, एक तो उनका ये है कि ग्रॉस व्हीकल वेट के हिसाब से हमारी गाड़ियां चले। पहाड़ों में क्योंकि अलग से दिक्कतें आती हैं, उन्होंने गाड़ियों में अपना वजन खाली गाड़ी में बनाते हैं पहाड़ की कंडीशंस को देखते हुए, तो अभी उसमें वार्ता की जाएगी। और 4 अन्य डिमांड है, बात सुन ली गई है। कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब के साथ अभी मीटिंग होगी, हल निकाला जाएगा। सभी हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, और सोल्यूशन निकाला जाएगा। हड़ताल भी खत्म होगी। निर्णय लिया है, देखिए कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है, और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा। जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे, जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है।
अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर रहे हैं। देखिए, जो पुलिस उत्पीड़न था उस पर डीआईजी साहब ने कह दिया कि मैं अपने मंडे को मेरे यहाँ मीटिंग है, मैं सभी एसएसपी को गाइडलाइंस दे दूंगा और उसी के अनुसार उस पर काम करूंगा। जो आरटीओ कलियर शरीफ में बना हज हाउस एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकील अहमद ने हज हाउस में चल रहे मरम्मत कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। आकील अहमद ने कहा कि हज हाउस में मरम्मत कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज में भारी रोष है। टेंडर में मरम्मत कार्य में नई ईंटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन निर्माण विभाग पुरानी ईंटों से हज हाउस का काम करा रहा है। इसमें कंपनी को हज हाउस की मरम्मत के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग 35 लाख रुपए का जो है टेंडर दिया गया मरम्मत के लिए। और वहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि वहाँ की जो हज हाउस की जो मरम्मत है वो सही तरीके से जो है नहीं हो पा रही है और उसमें कई खामियां नज़र आ रही। पुरानी ईंटों का निर्माण किया जा रहा और जो सामग्री वहाँ पे लगाई जा रही वो सामग्री भी जो है कोई अच्छी नहीं है। आम इंसान विकास पार्टी इसकी जांच की मांग करेगी और अगर जो है वहाँ पे सही कार्य नहीं हुआ और सही निर्माण उसका नहीं किया गया तो अगर जरूरत पड़ी तो आम इंसान विकास पार्टी वहाँ पे धरना देने का काम करेगी। गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है कि गुणवत्ता में कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जिसपे उन्होंने सवाल उठाए हों कि ये इसकी गुणवत्ता खराब है। ये पेंट है, टाइल्स हैं, जो भी मटेरियल है वो हज हाउस की जो कमेंट जो उनके जो चेयरमैन साहब हैं या जो भी उनके वहाँ पे वो हैं उनसे पूछ करके या उनकी सहमति से ही वो सब काम कराया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ हिस्सा जो पुरानी ईंटें जो सही होंगी उनको लगाया जा रहा होगा, तो वो मेरी जानकारी में है नहीं और उसका भुगतान उसी हिसाब से उनका ईंट की कॉस्ट काट दी जाएगी। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत लाइसेंस न दिखाने पर 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिक को सीज किया गया। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने नशीली दवाइयों की विकृति की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर अपना लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे, जिसके बाद इन्हें सीज कर दिया गया। सिडकुल की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही है। उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक की हैं जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई हैं और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, वो बंद करा रही है। फिलहाल क्लिनिकल एक्ट में मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बट दवाइयाँ अगर कोई बेच रहा है तो उसे चेक करके अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि अभी किया है कि दुकान बंद की है और अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट होंगे तो उसको निर्देशित किया है कि वो सीएम ऑफिस से परमिशन लेगा तो ही अपनी दुकान में चलेगा। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण पर एमडीडीए का पीला पंजा चला। आपको बता दें कि विकासनगर में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में एमडीडीए विभाग के जरिए जस्सोवाला, कैंचीवाला में बिना अनुमति के निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला है। वहीं विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से आईआरडीटी ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नृत्य और गायन की सुंदर प्रस्तुति दी। ये उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो तो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है
तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें। और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18 पॉलिटेक्निक में बांटा, और जो विजयी हुआ है हर जोन में एक छात्र है, वो जो है जो प्रथम छात्र हैं और छात्र छात्राएँ वहाँ प्रतिभा कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इससे एक नई सीख मिलेगी, उनको अपना हुनर और अपनी प्रतिभा का जो है दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।